हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य प्रताप यादव आज आपके समक्ष मैं विश्व इतिहास का लेक्चर 5 लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था धर्म सुधार, यूरोप का वाणिज्यिक विकास, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, धर्म सुधार और पुनर्जागरण विचारक, जिसमें हमने पढ़ा था मैकियावेली, फ्रांसीसी पेट्रॉर्क और तमाम ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर 4 में। आज हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं लेक्चर 5, जिसमें हमको पढ़ना है 30 वर्षीय युद्ध, जो कि 1618 से 1648 ईस्वी तक यह कैथोलिक की शक्ति और प्रोटेस्टेंटों की शक्ति करने के लिए बीच की लड़ाई थी। मतलब क्या था कि ये कैथोलिक शक्ति और प्रोटेस्ट की शक्ति के बीच की लड़ाई थी। यह जर्मनी में शुरू हुआ था दोस्तों, यह जर्मनी में शुरू हुआ था, क्योंकि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अलग अलग लक्ष्य थे। याद रखने वाली बात यह है कि भले ही एक पवित्र युद्ध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत राजनीतिक प्रभाव के रूप में भी बहुत पड़ा, जिसने यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया था। ये तो भले ही लड़ाई के रूप में हुआ, लेकिन ये बहुत ही वहाँ के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जो कि वहाँ की शक्तियों को बदल दिया था, यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया था। बूर्बो और हैब्सबर्ग परिवारों के बीच प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का कारण बनने वाले मुख्य चीजों में से एक थी। क्या था दोस्तों? बूर्बो और हैब्सबर्ग परिवारों के बीच प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का कारण बनने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पवित्र रोमन साम्राज्य हैब्सबर्ग द्वारा चलाया गया था। क्या था दोस्तों? पवित्र रोमन साम्राज्य हैब्सबर्ग द्वारा चलाया गया था, जो ऑस्ट्रिया और स्पेन से थे। फ्रांस का बूर्बो परिवार मजबूत था। फ्रांस का जो बूर्बो परिवार था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था, और इस शक्ति के लिए हैब्सबर्ग से ईर्ष्या करता था। इसलिए भले ही एक कैथोलिक राष्ट्र था, इसने पवित्र रोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य अंततः टूट गया और नई ताकतों ने यूरोपीय मामलों को आकार देना शुरू कर दिया। वेस्टफेलिया की संधि जो हुई थी 1648 ईस्वी में, वेस्टफेलिया की संधि, इस संधि के 30 वर्षीय युद्ध के बाद अंत तक हस्ताक्षर किए गए थे, और यह यूरोप में इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इस संधि के कारण अब यूरोप में राष्ट्र राज्य संधि के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से थे। जर्मन राज्यों को अपनी विदेश नीति संचालित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसका अर्थ था कि वे युद्ध कर सकते थे और अपने दम पर शांति स्थापित कर सकते थे। जो जर्मन राज्यों में विदेश नीति संचालित की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि आप अपने दम पर शांति स्थापित कर सकते हैं अपने युद्ध के बल पे। विदेशी मामलों में सभी यूरोपीय देशों के साथ, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हों, एक समान व्यवहार किया जाता था। मतलब क्या था कि विदेशी मामलों में जो सभी यूरोपीय देश के साथ, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सबको एक समान अधिकार से देखा जाता था और व्यवहार किया जाता था। शक्ति संतुलन बनाए रखने यूरोपीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। क्या था कि वहाँ शक्ति को संतुलन मतलब एक हिसाब से बनाए रखने के लिए वहाँ पे एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। यह भी युद्ध से बचने का एक तरीका था। जैसे कि हम सबसे अगर मिल लेंगे, सब आपस में मेल भाव हो जाएगा, सब लड़ाई कहाँ होगी। तो हमारा फिर देखते हैं प्रबोधन। आधुनिक पश्चिम के उदय के बाद आधुनिक पश्चिम प्रबोधन की ओर आगे बढ़ा, जो एक ऐसा समय था जिसने विचारों में बदलाव आया और उनका विकास हुआ था। प्रबोधन का अर्थ एक लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह का प्रकाश। यह अंधकार अज्ञानता, धर्म घृणा और अतीत के गुलामी के अंधेरे को संदर्भित करता है। प्रबोधन ज्ञान के स्रोत, सामाजिक आधार। मतलब क्या था कि प्रबोधन ज्ञान के स्रोत, सामाजिक आधार क्या था हमारा? आर्थिक परिवर्तन के कारण मध्य वर्ग का उदय प्रबोधन को संभव बनाने का एक बड़ा हिस्सा था। मध्यम वर्ग रुचि प्रबोधन में थी। इस साहसिक सामूहिक ने राजाओं, उच्च वर्ग और चर्च को अपना आचार संहिता दी। मतलब क्या था कि ये चर्च को अपना समर्थन दे दिया था। संदर्भित कर प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक आधार 1600 दशक के पुनर्जागरण द्वारा वैज्ञानिक विचारों का समर्थन किया गया था, जिसमें 17वीं शताब्दी तक एक वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ।
यह तब हुआ था जब वैज्ञानिकों का सैद्धांतिक ज्ञान और तकनीशियों का वास्तविक ज्ञान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जो कि सैद्धांतिक ज्ञान और तकनीशियन का वास्तविक ज्ञान एक दूसरे के काफी करीब आ गए, मतलब नजदीक आ गए, आपस में जुड़ने लगे थे। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, मतलब क्या था, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस जैसे कई वैज्ञानिक समूह अस्तित्व में आए थे। जब इनके सामने नजदीकी आपस में करीबी बढ़ने लगी तो क्या था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, ये दोनों आपस में वैज्ञानिक अस्तित्व में आने लगे। सामूहिक व्यवस्था पर सवाल उठाना वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति के कई रहस्यों में पर्दा उठा दिया। विद्वानों को यह समझ में आया कि ईश्वर प्रकृति को नियंत्रित नहीं करता है। मतलब क्या था कि सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाना यह निश्चित था कि वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति के कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया। विद्वानों ने यह समझ में आया कि ईश्वर प्रकृति और नियंत्रित नहीं करता है, इसके बजाय प्रकृति अपने नियमों में काम करती है। ईश्वर अपने नियम में काम करते हैं और जो प्रकृति थी वो अपने नियमों से काम करती है। इस एहसास ने लोगों के विचारों को भी बदल दिया था। विद्वानों ने यह विचार करना शुरू कर दिया, यदि प्रकृति के काम करने के शीर्षक तरीके अपने हस्तक्षेप नहीं करता है तो राजा, अभिजात वर्ग या चर्च राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं के काम करने के तरीके साथ ऐसे क्यों करेंगे। तर्कवाद क्या है, हम देखेंगे। तर्क प्रबोधन का फोकस जो था, तर्कवाद वह है जो जानकारी को संभव बनाता है। मतलब तर्कवाद यह है, जैसे हम आपस में तर्क करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो तर्क वही है कि जो हमें एक दूसरे को ज्ञान देता है, जानकारी से संभव कराता, अवगत कराता है। एक व्यक्ति जो तर्कवाद के अनुसरण करता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। मतलब जो तर्कवाद आपस में बातचीत करते हैं ज्यादातर, तो उनका विकास बहुत जल्दी विकसित होता है, उज्जवल होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तर्कवाद का वह रूप किसी व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने तक मदद कर सकता है। मतलब तर्कवाद का यह रूप उस व्यक्ति को उसके पास तक, उसकी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जैसे हमें किसी चीज की नॉलेज ना हो तो हम किसी और से पूछ के हम पूछते हैं, भैया ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, इस चीज को हमें जो कहते हैं ये तर्कवाद है। हम आपस में बातचीत करके जो हम सीखते हैं उसे तर्कवाद कहते हैं। इस दृष्टि से प्रबोधन एक आशावादी आंदोलन थी। मतलब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या था, प्रबोधन एक आशावादी शब्द थी, आंदोलन था। वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग करके राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज और धर्म की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का उत्तर दिया जा सकता है। मतलब यह भौतिक सुख पर ध्यान केंद्रित करता है और मोक्ष की अवधारणा की उपेक्षा करता है। भौतिक सुख को ध्यान केंद्रित करता है और मोक्ष की अवधारणा पर उपेक्षा करता है। हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण विचारक थे और उनका योगदान क्या था हमारे, तो देखेंगे दोस्तों। प्रबोधन के दौरान मध्यम वर्ग या तो सबसे अधिक प्रभावशाली विचारकों का समर्थन करता था या उनसे संबंधित था, इसलिए उनके विचार मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण थे। जो होता है या तो उनका समर्थन करते थे या फिर उनसे लगाव रखते थे, उनसे मिलते जुलते रहते थे, इसलिए उनका क्या था, मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी वे सभी विचारक बदलाव चाहते थे। मतलब तभी जो था वो सभी विचारक जो थे वो बदलाव चाहते थे कि कुछ नहीं उसमें जुड़े। उन्हें दार्शनिक कहा जाता था और उनमें से कुछ थे, मतलब वो जो थे उनको दार्शनिक कहा, जो बदलाव लाना चाह रहे थे और जो सुझाव दे रहे थे उनको दार्शनिक कहा जाता था। जिसमें से थे हमारे मैरी वालस्टनक्राफ्ट 1759 से 1797 ईस्वी तक, एक अंग्रेजी लेखिका और नारीवादी जिन्होंने महिलाओं के लिए समानता और शिक्षा की वकालत की। मतलब ये जो मैरी वालस्टनक्राफ्ट थी, ये 1759 से लेकर 1797 ईस्वी तक ये अंग्रेजी लेखिका थी और वकालत करती थी, महिलाओं के लिए वकालत किया करती थी तथा विवाह और समाज में महिलाओं के अधिकारों की वकालत की है। मतलब क्या था कि हम महिलाओं को शादियों के लेकर, विवाह से लेकर जो इनकी वकालत करने की इच्छा थी वो बहुत ही अच्छी जागृत हुई। और हम देखते हैं अगला, डेविड ह्यूम 1711 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक, इन्होंने एक स्कॉटिश दार्शनिक जिन्होंने अनुभववाद, मतलब एक स्कॉटिश वैज्ञानिक जिन्होंने अनुभववाद, संशयवाद और कार्य कारण के बारे में लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तो आप सब जानते होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 से लेकर 1790 अमेरिका में संस्थापकों में से एक और बहुत जिन्होंने विज्ञान, राजनीति और साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन यह प्रबोधन के लिए एक प्रमुख व्यक्ति थे और इस अवधि के कई अन्य प्रमुख विचारकों में समान थे।
जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी में एक अंग्रेजी दार्शनिक जिनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक अधिकारों पर विचार ने अमेरिकी क्रांति इस पे हम बनाएंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम विस्तार में समझेंगे अमेरिकी क्रांति क्या है, और अमेरिकी संविधान के प्रारूपण को बहुत प्रभावित किया। वॉल्टेयर जो थे नेक्स्ट दार्शनिक हमारे जो कहा जाता है हमको उनको 1694 से 1778 एक फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जिन्होंने अत्यधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता तथा चर्च और राज्य को अलग करने की वकालत की थी। जीन जैक्स रूसो 1712 से लेकर 1778 तक एक स्विस दार्शनिक और जो मानवता को अंतर्निहित अच्छाई से बिना विश्वास रखते थे, मतलब जो था अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास रखते थे, और यह तर्क देते थे कि समाज और सरकार ने व्यक्तियों को भ्रष्ट कर दिया। मतलब ये अपनी बात रखे, अपने लोगों को प्रचार में बताया कि ये सरकार जो है और समाज व्यक्तियों को भ्रष्ट कर दिया है। हम देखें मॉन्टेग्यू 1689 से लेकर 1785 ईस्वी तक एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिन्होंने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का समर्थन किया था। क्या था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक जो शक्तियों और पृथक्करण का समर्थन किया और सरकार के नियंत्रण और संतुलन के महत्व के लिए तर्क प्रस्तुत किया। इमैनुएल कांट 1724 से 1804 ईस्वी तक एक जर्मन दार्शनिक जिसने मानव जीवन में तर्क और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया और तर्क दिया कि व्यक्तियों को साध्य के साधन के बजाय स्वयं के साध्य माना जाना चाहिए। मतलब क्या था? जो इमैनुएल कांट जो जी थे 1724 से 1804 में, ये एक जर्मन के दार्शनिक थे जो ये कहते थे कि व्यक्तियों को साध्य के साधन के बजाय अपने आप में स्वयं के साधन माना जाना चाहिए। एडम स्मिथ 1723 से लेकर 1790 ईस्वी तक एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ आधुनिक अर्थशास्त्र, जिनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ने मुक्त बाजार, पूंजीवाद और आर्थिक विकास के लाभों के लिए तर्क प्रस्तुत किए। डेनिश डाइटराट 1713 से लेकर 1784 तक यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिसने एनसाइक्लोपीडिया, जिसे ज्ञान का एक स्मारकीय कार्य जिसका उद्देश्य प्रबुद्ध विचारों और ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। मतलब एनसाइक्लोपीडिया क्या था कि जो हम अपने ज्ञान को एक दूसरे से दूसरे तक, बहुत से लोगों तक समाज में हम फैला सकें, का संपादन किया था। मतलब इन्होंने किया था कि हम एक ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा सकें, उसे ही हम इसके संपादक थे डेनिश डाइटराट। ये प्रबोधन के कई प्रभावशाली विचारकों में से कुछ हैं। उनके विचारों ने आधुनिक पश्चिमी समाज को आकार देने में मदद की और आज तक राजनीति और दार्शनिक विचारों के प्रभावित करना जारी रखा है। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मैं आदित्य प्रताप यादव फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था मध्ययुगीन युग से आधुनिक युग तक यूरोप, ये आज खत्म हो चुका। 5 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट किया। वीडियो बड़ा नहीं हुआ है, काफी छोटा है। आप खुद देखें और दूसरे लोगों को प्रभावित करें कि ये समाज के तौर से हमारा विश्व के इतिहास में क्या योगदान रहा और हम किसके बारे में पढ़ें और क्या था। चलिए दोस्तों, नमस्कार।